पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डाइइलेक्ट्रिक्स की बात करना शुरू किया था और मैंने बताया था कि डाइइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। कंडक्टर्स के अंदर तो इनफाइनाइटली लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, बट डाइइलेक्ट्रिक्स के अंदर एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने रेस्पेक्टिव एटम के साथ बाउंड होते हैं। फिर भी अगर किसी डाइइलेक्ट्रिक को आप एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो अपने अंदर के हर पॉइंट पर के फील्ड को सर्टेन फैक्टर से रिड्यूस करवा सकता है। कंडक्टर्स की तरह अपने अंदर के पॉइंट पर के फील्ड को, नेट फील्ड को जीरो तो नहीं बना लेता है डाइइलेक्ट्रिक, बना भी नहीं सकता है, लेकिन सर्टेन फैक्टर से रिड्यूस करवा लेता है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है ही नहीं, कंडक्टर के अंदर तो बात समझ में आती है कि कंडक्टर के अंदर इनफाइनाइटली लार्ज नंबर में, इनफाइनाइटली लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड में आप कंडक्टर को रखते हैं तो वो फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाता है और कंडक्टर के एक तरफ के सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, एक तरफ के सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रीअरेंज करके कंडक्टर अपने अंदर के पॉइंट्स पर अप्लाइड फील्ड के बराबर मैग्नीट्यूड का फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप करवा लेता है और नेट फील्ड जीरो बना लेता है। लेकिन जब यहां एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो सर्टेन फैक्टर से फील्ड को रिड्यूस भी कैसे करवा पाता है? हाउ कैन इट बी, हाउ डज इट बिकम पॉसिबल इवन फॉर the electric field to get reduced by a certain given factor at all internal points of a dielectric? इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो डाइइलेक्ट्रिक्स दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, और एक को कहते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स में जिन एटम्स या मॉलिक्यूल्स को मिला करके वो मटेरियल बना है, उसके किसी भी कंस्टिट्यूएंट एटम या मॉलिक्यूल को कोई परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। उसका कोई भी कंस्टिट्यूएंट एटम या मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आप में नहीं है, उसको कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। इसी बात को ऐसे लोग बोलते हैं कि नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के साथ कोइंसिडेंट होता है। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर स्फेरिकल है, इक्वली प्रोबेबल है, तो निगेटिव चार्ज का सेंटर वहीं पर आ जाएगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तब डाइपोल बनता है। Q इंटू डी डाइपोल मोमेंट होती है, तो यहाँ D जीरो हो जाएगा, तो ये एटम कोई डाइपोल मोमेंट इसके पास नहीं होगा। दिस एटम डज नॉट पॉजेस एनी डाइपोल मोमेंट। इस बात को आप ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहने का क्या मतलब कि वो सारा पॉइंट्स का कलेक्शन जहां पर इलेक्ट्रॉन इक्वली प्रोबेबल है।
तो अगर कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जितनी होगी, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही होगी। यहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जितनी होगी, यहाँ पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही होगी। मतलब ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस सरफेस पर इलेक्ट्रॉन इक्वली प्रोबेबल होगा और कोई भी मेजरेबल टाइम इंटरवल जो होगा, उतने बड़े टाइम इंटरवल में, चूँकि हम लोग जब एटॉमिक फिजिक्स में बातें करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन के रूप में सारी बातें समझते हैं और वहीं से सबसेल का, ऑर्बिटल का, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कॉन्सेप्ट आता है। उन बारीकियों में हम लोग अभी नहीं जा सकते। मोटा मोटी आप इसको ऐसे समझ लीजिए, उसका मतलब कि किसी भी मेजरेबल टाइम इंटरवल में, जितने बड़े टाइम इंटरवल को आप मेज़र कर सकते हैं, उतने बड़े टाइम इंटरवल में लगभग इलेक्ट्रॉन क्लाउड के हर पॉइंट पर एक बार होगा। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह एक बार होगा रैंडम मोशन करते हुए। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डाइपोल मोमेंट एटम को होगा ऐसा, लेकिन जितने देर तक वो इस तरह के डाइपोल मोमेंट के डाइपोल की तरह बिहेव करेगा एटम, उतने ही देर तक ऐसे, जितने देर तक पी डाइपोल मोमेंट के डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, उतने देर तक माइनस पी डाइपोल मोमेंट के डाइपोल की तरह भी बिहेव करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकल होगा तो एवरेज डाइपोल मोमेंट वो जीरो ऑफर करेगा और हम कहेंगे, इसी बात को कहा जाता है कि सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के साथ कोइंसिडेंट है और एटम का कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है। उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स परमानेंट डाइपोल नहीं होते हैं, उनका अपना कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है और जब किसी एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड में आप नहीं रखे रहते हैं तो वैसे हालत में मटेरियल के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो इस तरह के डाइइलेक्ट्रिक्स नन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डाइइलेक्ट्रिक्स हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स या एटम्स को एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा। जैसे वाटर एक बहुत अच्छा डाइइलेक्ट्रिक है और आपको पता है कि H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। H2O का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है और ये एंगल अगर आपको याद हो तो 108 डिग्री के आसपास की होती है। तो देखिए ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसके तुलना में बहुत ज़्यादा, या इलेक्ट्रोफिलिक है कहिए। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होगा और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसके तुलना में काफ़ी ज़्यादा। तो निगेटिव चार्ज थोड़ा शिफ्टेड होता है ऑक्सीजन की तरफ। तो फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज एक डाइपोल है, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज एक डाइपोल है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये दो डाइपोल सर्टेन एंगल्स पर हैं तो इनका एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है। मतलब हर वाटर के मॉलिक्यूल को एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है। हर वाटर का मॉलिक्यूल अपने आप में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह होता है, उसको एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। सो एवरी कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस तरह के मॉलिक्यूल से जो डाइइलेक्ट्रिक बना हुआ है वो पोलर डाइइलेक्ट्रिक कहलाता है। पोलर मीन्स उसके हर कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल को एक डाइपोल मोमेंट होगा। आप केमिस्ट्री में इसी बात को HOH के टर्म्स में जब लिखते हैं तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इस तरह से पोलैरिटी दिखाते हैं। पोलैरिटी दिखाने का मतलब कि सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्लाइटली सेपरेटेड होते हैं, वो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर नहीं है और हर कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल को एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। लेकिन इवन एट रूम टेम्परेचर
पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के केस में भी अगर इस मटेरियल के डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर का कोई भी छोटा सा स्मॉल वॉल्यूम कंसीडर आप करेंगे तो इसमें जितने डाइपोल्स, हर डाइपोल का अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा, उसकी एक दिशा होगी। तो जितने डाइपोल्स इस तरह से ओरिएंटेड होंगे उतने ही डाइपोल्स ऐसे ओरिएंटेड होंगे, जितने ऐसे होंगे उतने ही ऐसे होंगे। तो हर मॉलिक्यूल एक डाइपोल है, हर कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल को एक नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट है। बट इवन एट रूम टेम्परेचर ये डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं और इसलिए एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड के एब्सेंस में नेट डाइपोल मोमेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जीरो होता है। तो एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड के एब्सेंस में दोनों एक जैसे हैं, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल दोनों में जीरो होगा। फर्क इतना ही है कि इसका कोई एटम भी अपने आप में या मॉलिक्यूल भी अपने आप में डाइपोल नहीं था, इसका हर मॉलिक्यूल अपने आप में डाइपोल है बट नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। और चाहे पोलर डाइइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक हो, जब किसी एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करते हैं तब क्या होता है जरा देखिए। पहले हम लोग नॉन पोलर के लिए बातें समझते हैं। अगर नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक में तो कोई भी एटम या मॉलिक्यूल अपने आप में इलेक्ट्रिक डाइपोल था ही नहीं, उसको कोई परमानेंट नॉन जीरो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था ही नहीं। सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज के साथ कोइंसिडेंट था। लेकिन जब ऐसे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड में जब हम लोग रखेंगे तो ये एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर फोर्स लगाएगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। हर कंस्टिट्यूएंट एटम या मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर फोर्स लगाएगा अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और न्यूक्लियस पर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज के सेंटर पर फोर्स लगाएगा अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में। तो ये थोड़ा इधर शिफ्ट करेगा और ये थोड़ा इधर शिफ्ट करेगा, और जैसे ही एक दूसरे के रिलेटिव वो शिफ्ट करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इधर पुश कर रहा है और न्यूक्लियस उसको उल्टा खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर उल्टा खींचेगा, और दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम बन जाती है, एक बैलेंस बन जाता है सर्टेन अमाउंट से शिफ्ट करने के बाद। अगर आप बहुत एक्यूरेसी की बात करना चाहते हैं तो दोनों शिफ्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में थोड़ा शिफ्ट करता है और निगेटिव चार्ज का सेंटर अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। लेकिन मोटा मोटी बातों को समझने के लिए, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तुलना में बीइंग मच हेवियर, आप इसको स्टैटिक मान करके भी बातों को समझ ले सकते हैं, कोई बहुत फर्क पड़ने वाला उससे नहीं है। तो आप ये मान लीजिए कि ये तो जहां का तहां रह गया, लेकिन निगेटिव चार्ज का सेंटर थोड़ा इधर शिफ्ट कर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा इधर शिफ्ट कर जाएगा और उसका सेंटर अब इधर कहीं आ जाएगा। तो अब निगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कोइंसिडेंट नहीं रहा, अप्लाइड फील्ड में रखने के बाद वो सेपरेट कर गए और हर एक इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट एटम या मॉलिक्यूल अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, उसको एक डाइपोल मोमेंट डेवलप कर जाएगा अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में। तो डाइइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड में रखने के बाद उसके हर कंस्टिट्यूएंट एटम या मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाना, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से सेपरेट कर जाना, हर कंस्टिट्यूएंट एटम या मॉलिक्यूल को एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाना, हर कंस्टिट्यूएंट एटम या मॉलिक्यूल को एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप कर जाना, और जो डाइपोल मोमेंट डेवलप करता है वो अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में डेवलप करता है। इसी घटना को कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन, डाइइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन। अब अगर ऐसे किसी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को
आप एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड में प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में आप फील्ड अप्लाई किए हुए हैं, तो जितना सेपरेशन से सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से सेपरेट करता है, अगर इसको हम लोग डी माने और उतने ही डिस्टेंस से सेपरेटेड प्लेन्स कंसीडर करें, जैसे आइसक्रीम के क्यूब को स्लाइसेस में काटते हैं ना, वैसा ही बहुत सारा प्लेन कंसीडर करें और हर दो प्लेन डी से सेपरेटेड है, तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों प्लेन्स के बीच जितने भी एटम्स होंगे उनका नेगेटिव चार्ज का सेंटर इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट किया होगा, और इन दोनों के बीच का फासला डी है, तो सबका नेगेटिव चार्ज इधर आ गया होगा इस वाले प्लेन पर और सबका पॉजिटिव चार्ज इस वाले प्लेन पर। वैसी ही स्थिति यहाँ से यहाँ के बीच बन जाएगी, वैसे ही यहाँ से यहाँ के बीच, और ऐसा लगेगा जैसे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर बहुत सारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स डेवलप कर गया एक के बाद एक, और उसके प्लेट्स पर चार्जेज इंड्यूस हो गए, और इन चार्जेस के कारण एक फील्ड डेवलप कर जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। तो डाइपोल मोमेंट तो डेवलप करता है अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन उसके वजह से मटेरियल के अंदर हर जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और इस तरह से मान लीजिए ये 10 न्यूटन पर कूलम का फील्ड है, ये 4 न्यूटन पर कूलम डेवलप कर गया अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइजेशन की वजह से, तो नेट फील्ड अंदर में होगा 6 न्यूटन पर कूलम। और इस मटेरियल के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप कर जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको कहते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। और ये मैकेनिज्म है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नहीं पाए जाने के बावजूद ये डाइइलेक्ट्रिक्स किस तरह से अपने अंदर के पॉइंट पर के फील्ड को सर्टेन फैक्टर से रिड्यूस करवा पाते हैं। अगर पोलर डाइइलेक्ट्रिक है तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक में क्या होगा, हर कंस्टिट्यूएंट एटम या मॉलिक्यूल पहले से डाइपोल था लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड था। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, जिसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर p है, किसी एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड E में प्लेस करते हैं तो इस पर एक टॉर्क लगता है P क्रॉस E, और ये टॉर्क इस डाइपोल को रोटेट करवा करके फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करवा देना चाहता है। तो अब क्या होगा, वैसा ही 2 प्लेन अगर यहां कंसीडर कर ले, तो इन दोनों प्लेन्स के बीच जितने भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर डाइपोल्स थे, मोस्ट ऑफ द डाइपोल्स को एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड टॉर्क लगा करके और रोटेट करवा करके अपने डायरेक्शन में अलाइन कर देगा, और अब वो रैंडमली ओरिएंटेड नहीं रह जाएंगे और अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में अब एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप कर जाएगा इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। और ऐसा होने से फिर स्थिति लगभग ऐसी ही बन जाएगी, ये डाइपोल अगर इधर से इधर ओरिएंटेड है मतलब नेगेटिव चार्ज सबका सेंटर इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इधर होगा, और अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मटेरियल के अंदर हर जगह एक फील्ड डेवलप कर जाता है, इंड्यूस हो जाता है, और मटेरियल के अंदर का नेट फील्ड अप्लाइड फील्ड से कम हो जाता है। तो जब आप एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड में प्लेस नहीं करते हैं तब भी, और जब प्लेस करते हैं तब भी, चाहे पोलर डाइइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक हो, दोनों का बिहेवियर एक ही जैसा होता है। और पोलराइजेशन वो मैकेनिज्म है जिसके द्वारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नहीं पाए जाने के बावजूद these materials are capable of reducing electric field, externally applied electric field at all internal points by a certain given factor। तो अगर 10 न्यूटन पर कूलम का अप्लाइड फील्ड है तो पक्का है कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर के वॉल्यूम में हर जगह जो फील्ड होगा वो 10 न्यूटन पर कूलम से कम होगा।
तो अगर अप्लाइड फील्ड ई नॉट है तो मटेरियल के अंदर के हर पॉइंट पर का फील्ड ई नॉट बाई के होगा, वेयर मटेरियल के अंदर के हर पॉइंट पर का फील्ड ई नॉट बाई के होगा, वेयर के इज ग्रेटर देन 1, और ये के कहा जाता है, दिस के इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ गिवन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, of given dielectric material, जिसका की वैल्यू अलग अलग डाइइलेक्ट्रिक्स के लिए अलग अलग होगा। और जैसे एयर है तो एयर में भी क्या होगा, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब जब आप एयर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हर गैस के मॉलिक्यूल्स अगर वो नॉन पोलर था तो अब वो डाइपोल बन जाएगा, अगर पोलर था तो उसका डाइपोल मोमेंट अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट होने की कोशिश करेगा और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ओरिएंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप फील्ड को बढ़ाते चले जाए तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर लगने वाला फोर्स बढ़ते चला जाएगा और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि फील्ड इतना स्ट्रांग है कि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर जो फोर्स लगेगा, वो पॉजिटिव चार्ज का जो काउंटर एक्टिंग फोर्स था, काउंटर बैलेंसिंग फोर्स था, उसको एक्सीड कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अपने एटम से डिटैच हो जाएगा मटेरियल के अंदर। इस घटना को कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने तक डाई इलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन नहीं होता है, डाइइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन नहीं होता है, मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइइलेक्ट्रिक बिना ब्रेकडाउन हुए विथ स्टैंड कर सकता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस मीडियम के लिए डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाएगा। तो डाइइलेक्ट्रिक अपने आप में बहुत सारी बातें हैं डाइइलेक्ट्रिक के अंदर में भी, लेकिन इस कोर्स में मैं उतने डिटेल्ड डिस्कशन में नहीं जाना चाहूँगा। डाइइलेक्ट्रिक का अगर इतना आइडिया आप रखते हैं तो अब आप इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं कि अगर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हम इंट्रोड्यूस करवा दें तो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके प्लेट्स पर के चार्ज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल पर, फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, अनचेंज रहेगा, क्या होगा। ऐसे प्रश्नों का जवाब अब हम लोग दे सकते हैं। सो नाउ वी जस्ट वांट टू आंसर व्हाट हैपेंस इफ अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल having a dielectric constant K is introduced between the plates of capacitor, between the plates of capacitor। मैं जानबूझ करके वैसी बातों को ही इम्फेसाइज कर रहा हूँ और जो नीट के एग्ज़ाम के लिए किया जाना चाहिए। ज़्यादा चीज़ पढ़ करके और अभी डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हम उतने ही चीज़ों पर फोकस करें जिनके समझ लेने से हम मैक्सिमम स्कोर अपने नीट के एग्ज़ाम में कर पाएँ। तो जैसे मान लीजिए कोई एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर देने के बाद मान लीजिए इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पर माइनस क्यू चार्ज आ गया, और अब आपने जो चार्जिंग बैटरी थी उसको हटा लिया। आफ्टर द कैपेसिटर बिकम्स फुल्ली चार्ज्ड, द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और EMF which was connected between the plates of capacitor is now removed, is now withdrawn। और अब इसके प्लेट्स के बीच एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि जब डाइइलेक्ट्रिक हम इंट्रोड्यूस नहीं करते, अगर हम ये डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं करते
तब प्लेट्स के बीच का फील्ड कितना होता? फील्ड होता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। अब ये डाइइलेक्ट्रिक क्या करेगा? इसके अंदर के हर पॉइंट पर के फील्ड को K टाइम्स रिड्यूस करवा देगा। तो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा K के फैक्टर से। ये हो जाएगा अप्लाइड फील्ड K टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा, मतलब अब फील्ड हो जाएगा Q अपॉन K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट। और प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पहले कितना था? E इंटू डी, वेयर डी इज सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पहले था QD बाई A एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो K टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा। तो अब ये हो जाएगा E डैश इंटू डी मीन्स QD बाई KA एप्सिलॉन नॉट मीन्स V बाई K। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स K टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स K टाइम्स रिड्यूस कर जाएगा, लेकिन कैपेसिटर के प्लेट पर का चार्ज क्या हो जाएगा? तो अब चार्ज न घट सकता है न बढ़ सकता है, क्योंकि चार्ज को कम ज्यादा करवाता था बैटरी। वो एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को खींच करके दूसरे प्लेट पर ले जाता था। तो अब तो वो विथड्रॉ कर लिया गया है। तो एक बार जितना चार्ज प्लेट पर डेवलप कर चुका था उतना ही चार्ज बना रहेगा। तो Q रिमेन्स अनचेंज्ड, Q विल रिमेन अनचेंज्ड। कैपेसिटेंस क्या होगा? C इज Q बाई V। Q अनचेंज्ड है लेकिन V K टाइम्स कम हो गया, तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस इंक्रीजेज K टाइम्स। एनर्जी का क्या होगा? तो एनर्जी का फॉर्मूला कल हम लोगों ने डेराइव किया था ना। एनर्जी होता है हाफ QV। Q तो अनचेंज्ड है लेकिन V K टाइम्स घट गया, तो एनर्जी भी K टाइम्स घट जाएगा। तो जब कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच आप डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या होगा? कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बदल जाएगा, उसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा, प्लेट्स के बीच का फील्ड बदल जाएगा, कैपेसिटर की एनर्जी बदल जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये सारी बातें कब होंगी? जब कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद चार्जिंग बैटरी को हटा लेंगे और तब डाइइलेक्ट्रिक डालेंगे, तब ये सारे चेंजेस होंगे। अगर बैटरी जुड़ा ही हुआ है प्लेट्स के बीच और आप डाइइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, तब बात थोड़ी अलग होगी। क्या अलग होगी? जैसे ही आप डाइइलेक्ट्रिक डालोगे तो डाइइलेक्ट्रिक क्या करेगा? प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को रिड्यूस करवा देगा K टाइम्स। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस होगा तो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना नहीं रह जाएगा जितना बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का है, मतलब फिर से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर जाएगा बिटवीन प्लेट एंड बैटरी। तो फिर चार्ज फ्लो करने लगेगा और बैटरी तब तक एडिशनल चार्ज इस पर ले जाएगा जब तक कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फिर से उतना ही न हो जाए जितना कि बैटरी के टर्मिनल्स के बीच का है। मतलब अगर बैटरी जुड़ा ही हुआ है प्लेट्स के बीच और तब आप डाइइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अनचेंज रह जाएगा, वो घटेगा नहीं, लेकिन चार्ज K टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को उतना ही का उतना ही मेंटेन करवाने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई कर देगा। फील्ड का क्या होगा? फील्ड अब Q बाई A एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Q जो है वो KQ हो जाएगा, या ऐसे समझिए V होता है E इंटू डी, तो E होगा V बाई डी, और V रह गया अनचेंज्ड, D रह गया अनचेंज्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अनचेंज्ड, लेकिन कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। अब V अनचेंज्ड है, Q K टाइम्स बढ़ गया है, एनर्जी K टाइम्स बढ़ जाएगी। मतलब
अगर कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया है तो आपको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि क्या प्लेट्स के बीच बैटरी को कनेक्टेड रखते हुए डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया है या बैटरी को हटाने के बाद डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया गया है। दोनों के आंसर्स अलग अलग होने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब कुछ नहीं कहा रहता है तो हम लोग ये मान करके आंसर करते हैं कि कैपेसिटर के प्लेट्स को फुल्ली चार्ज करने के बाद चार्जिंग बैटरी को हटा लेते हैं और तब बैटरी को हटाने के बाद उसके प्लेट्स के बीच डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं। ये मान करके सारे प्रश्नों का हम लोग जवाब देते हैं। अब मान लीजिए कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच जो डाइइलेक्ट्रिक डाला गया है वो ऐसा डाला जाए, एक प्लेट तो ये है आपका, एक प्लेट ये है, और जो डाइइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं वो पूरे प्लेट को तो कवर कर रहा है, प्लेट्स के बीच के पूरे गैप को कवर नहीं कर रहा है। आप दो तरह का डाइइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। टोटल थिकनेस है डी, डी में से D1 थिकनेस तक आप K1 डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइइलेक्ट्रिक डाल दिए और D2 थिकनेस तक आप K2 डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइइलेक्ट्रिक डाल देते हैं और इस पर चार्ज है Q और इस पर माइनस Q। तो जब कोई डाइइलेक्ट्रिक आपने नहीं डाला था तब प्लेट्स के बीच का फील्ड कितना था, वो था Q/A एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से यहां के बीच के फील्ड को ये वाला डाइइलेक्ट्रिक K1 टाइम्स रिड्यूस करवा देगा, तो ये हो जाएगा Q/K1 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट, और यहां से यहां के बीच का फील्ड हो जाएगा Q/K2 टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से यहां तक एक तरह का फील्ड नहीं रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी E1D1 प्लस E2D2, मतलब Q/A एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा और D1/K1 प्लस D2/K2 ऐसा, और Q इज इक्वल टू C भी, तो C हो जाएगा Q/V, मतलब A एप्सिलॉन नॉट बाई D1/K1 प्लस D2/K2। आप इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं। अगर प्लेट्स के बीच एक के बाद एक बहुत सारे डाइइलेक्ट्रिक्स डाल दिए, n डाइइलेक्ट्रिक्स डाल दिए, अलग अलग थिकनेसेस, अलग अलग डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के, तब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1/K1 प्लस D2/K2 प्लस D3/K3 प्लस सो ऑन प्लस DN/Kn, ऐसा हो जाएगा। एक और सिचुएशन आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा भी बोल सकते हैं, दो डाइइलेक्ट्रिक डाले, D1 थिकनेस तक के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइइलेक्ट्रिक डाले और बाकी के D2 थिकनेस में एयर है, तो एयर के लिए हम लोग K2 को 1 ले लेंगे और उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने निकाला था। ऐसा भी हो सकता है दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर के, दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर के और आधे गैप में, मतलब गैप पूरा कवर कर रहा है, प्लेट पूरा कवर नहीं कर रहा है, यहां से यहां तक एक तरह का डाइइलेक्ट्रिक डाला गया, K1 डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का बहुत सारे सिचुएशंस बनाए जा सकते हैं। अब वो कैसा सिचुएशन दिया गया है उसके हिसाब से आपको रीअलाइन करना पड़ेगा अपने माइंड को। और ये K2 डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइइलेक्ट्रिक है, तो आप यहां से यहां के बीच इस कैपेसिटर को एक कैपेसिटर मान लें, इसको दूसरा कैपेसिटर मान लें, दोनों का एक एक प्लेट एक जगह, दोनों का दूसरा प्लेट भी एक जगह, तो ये दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में होंगे, तो C1 को हम लोग लिख सकते हैं K1 टाइम्स
एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा a/2d, C2 हो जाएगा K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a/2d, तो C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/d, एप्सिलॉन नॉट a/d K1/2 प्लस K2/2, मतलब K1 प्लस K2/2, और ये K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a/d के तरह का है। तो अगर पूछा जाए कि ये दोनों डाई इलेक्ट्रिक्स मिल करके इक्विवेलेंट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना ऑफर कर रहे हैं इस केस में, तो K1 प्लस K2/2। तो इस तरह से डाई इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बहुत सारे सिचुएशंस बनाए जा सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नीट के एग्ज़ाम के लिए उन बातों को करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करवाया जाएगा आपको। मैं अभी तक जितनी बातें किया हूँ उसके आधार पर एक दो छोटी छोटी बातें सोचना आपको सिखाता हूँ। मान लीजिए ऐसा कहा जाए कि दो कैपेसिटर्स सीरीज में हैं, इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, और यहां पर कोई बैटरी है, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B। अगर हम लोग A से B तक जाएं तो पोटेंशियल का वेरिएशन हमें ऐसा मिलता है। इस एक्सिस पर अगर V को प्लॉट करें और इस एक्सिस पर X को प्लॉट करें तो A से B तक जाने में पोटेंशियल का वेरिएशन ऐसा मिलता है। तो बताइए C1 और C2 में क्या रिलेशन होगा? C1 ज़्यादा होगा, C2 ज़्यादा होगा, दोनों बराबर होंगे, कहना मुश्किल है क्या होगा। तो चूंकि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है दोनों पर चार्ज सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि जितने भी कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए होंगे चार्ज सब पर सेम होता है। तो अगर इस पर Q चार्ज है तो इस पर भी Q होगा, इस पर Q है तो इस पर भी Q होगा, और Q इज इक्वल टू C भी, तो V इज Q/C। Q दोनों पर सेम है, तो जिसका C ज्यादा होगा उसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। अब यहां से यहां तक कनेक्टिंग वायर है तो हर जगह पोटेंशियल सेम, और यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा, फिर यहां से यहां तक कनेक्टिंग वायर है, पोटेंशियल सेम, और फिर यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना। तो इसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो जिसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, मतलब C1 इज लेस देन C2 या C2 इज ग्रेटर देन C1। तो इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर कहा जाए कि एक कैपेसिटर ऐसा है, एक ऐसा है, और यहां से एक वायर ऐसे ला करके जोड़ दिया गया, और हम लोग यहां से यहां के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई कर दें, ये सब हैं C या इस वाले ब्रांच में हम लोग एक कैपेसिटर इसमें भी ले लेते हैं C। तो बताइए बैटरी के टर्मिनल्स के बीच A से B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? जब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाए तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा किन पॉइंट्स के बीच। सेम सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अलग अलग पॉइंट्स के बीच अलग अलग हो सकता है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। अब देखिए तो यहां से जो एक कनेक्टिंग वायर चला वो इसके दूसरे प्लेट से आकर के जुड़ गया। कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल हर जगह, कनेक्टिंग वायर मीन्स कंडक्टिंग वायर, इक्वी पोटेंशियल उसको हम लोग मानते हैं, तो हर जगह इसका पोटेंशियल सेम है। तो ये दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो इन पर कोई चार्ज जमा होगा ही नहीं। तो ये सर्किट में रहें या न रहें
इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, तो इसको हम लोग सर्किट से हटा करके सोच लेंगे। और अब क्या है, अब ये दो कैपेसिटर्स सीरीज में हो गए ना। देखिए तो ये पॉजिटिव प्लेट होगा, ये निगेटिव प्लेट होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ गया, और यहाँ से जो चार्ज गया वो सारा का सारा चार्ज इस पर Q माइनस Q, Q माइनस Q, सो दे आर इन सीरीज। सो दीज टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज between points A and B, so equivalent capacitance will be C1 C2 by C1 plus C2 means C by 2। वैसे ही एक सवाल है, एक कैपेसिटर के दो प्लेट्स हैं और इन दोनों को किसी कंडक्टिंग प्लेट से जोड़ दें, तो अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। तो अगर कंडक्टिंग प्लेट से आपने जोड़ दिया, कंडक्टर से जोड़ दिया, तो अब ये पूरा का पूरा एक सिंगल कंडक्टर की तरह हो जाएगा। जो इसका पोटेंशियल वो इसका पोटेंशियल, तो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो C होता है Q बाई V, V जीरो, तो कैपेसिटेंस अब इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट कैपेसिटेंस कहने का क्या मतलब, कैपेसिटेंस कहते हैं उतने चार्ज को जितना चार्ज देने से उसके प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से बढ़ जाए। अब जितना भी चार्ज आप इस पर दोगे वो चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि हर हालत में दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहेगा। इनफाइनाइट चार्ज दे करके भी इन प्लेट्स के बीच हम पोटेंशियल का डिफरेंस डेवलप नहीं करवा सकते, तो हम कहेंगे इसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो गया। अगर कहा जाए दो स्फेयर्स हैं, दोनों पर कुछ कुछ चार्ज है और इसका कैपेसिटेंस है C1, एक सिंगल आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एक सिंगल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहने का मतलब है उतना चार्ज जितना चार्ज दे देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाए। तो इसका कैपेसिटेंस है C1 और इसका कैपेसिटेंस है C2। अब दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए, जोड़ने के बाद आफ्टर बीइंग कनेक्टेड इस पर Q1 चार्ज रह गया, इस पर Q2 चार्ज आ गया। तो बताइए Q1 Q2 C1 C2 में क्या रिलेशन होगा। तो चार्ज एक स्फेयर से दूसरे स्फेयर पर तब तक जाएगा जब तक कि उनके पोटेंशियल्स सेम ना हो जाएं। तो ऐसा होने के बाद अगर चार्ज एक से दूसरे पर जाना रुक गया है, मतलब फाइनली दोनों स्फेयर सेम पोटेंशियल पर है, तो Q इज इक्वल टू CV, V इज Q बाई C। तो Q1 बाई C1 इज इक्वल टू Q2 बाई C2 मीन्स Q1 बाई Q2 इज C1 बाई C2। ऐसा रिलेशन ओबेड होगा। तो ये कुछ कैपेसिटर का जो मैं ये छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस करके जस्ट ये क्लियर करना चाह रहा था कि कैपेसिटर का जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं कि कैपेसिटेंस किसको कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, और कैपेसिटर से रिलेटेड जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लगा करके और थोड़ा सा अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके इस तरह के नीट के इम्तिहान में पूछे जाने वाले सवालों को हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस चैप्टर का कुछ बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।